Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. So welcome in political science class. So today we will discuss about the food shortage of India and why 5-year plans were suspended in 1966 and how green revolution impacted on India. Some important topic. So chapter third, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो हमने इसके ऑलरेडी जो 5-year प्लान थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों 5-year प्लान में इंडिया ने इंडिया की इकोनॉमी की क्या ग्रोथ रेट रही, तो उसके क्या क्या उसके पॉजिटिव मीन्स क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस रहे, उसका हमने क्रिटिकली एवेल्यूएट कर लिया कि वो कितने सक्सेसफुल रहे। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 5-year प्लान थे इंडिया में लॉन्च किए गए 1951 टू 56 तक, पहला 56 से लेके 61 तक सेकंड 5-year प्लान, और देन 61 से लेके 66 तक थर्ड 5-year प्लान था। तो टेक अ लुक, जो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, देन फर्स्ट 5-year प्लान, आर्किटेक्चर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट फूड शॉर्टेज। सो देखो, जैसे ही जो थर्ड 5-year प्लान है इंडिया का, जो जैसे ही वो ख़त्म हो गया, उसका जो टर्म थी उसकी 5 year की 1966, तो यहाँ पर इंडिया में एक इंडियन पूरी गवर्नमेंट या पर्टिकुलर स्टेट, तो उसमें पर्टिकुलर स्टेट आता है बिहार। तो बिहार में जो फूड शॉर्टेज, वैसे तो पूरे इंडिया में ही फूड शॉर्टेज थी, बिकॉज देखिए हमने थर्ड 5-year प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अपना टारगेट रखा था कि सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन्स, कि इंडिया ने जो फूड ग्रेन्स है उसमें सेल्फ सफिशेंट होना है। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स था लाइक राइस और बीट, मीन्स खाने के लिए दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे थे। देखो, इंडिया का एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, 70% पॉपुलेशन है जो इंडिया की वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, बट उसके बाद भी इंडिया को खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स हैं वो अमेरिका जैसी कंट्री से हम इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए थर्ड 5-year प्लान टोटली उसका फोकस किया गया सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन्स, कि हमने कंट्री को सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंड बनाना है फूड ग्रेन्स में। बट इसके बीच में कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, बिकॉज इंडिया में जो जैसे 1962 का इंडो चाइना वॉर हो गई, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई। तो इन दो वॉर की वजह से इंडिया की जो इकॉनमी थी वो उसको बड़ी बुरी तरीके से वो डैमेज हो चुकी थी, ठीक है ना। तो उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी चाहिए थी जो इंडिया नहीं थी, राइट। तो उन चीज़ों सबको, उन प्रॉब्लम्स के बाद भी इंडिया के जो फूड शॉर्टेज है उसको सॉल्व करना तो नहीं हो पाई। तो 1960 से लेकर 65 तक दो बड़े इंडिया की जो वॉर हुई, एक पाकिस्तान के साथ एक चाइना के साथ, तो उसकी वजह से इंडिया में जो कंडीशन थी जो पहले ख़राब थी, ख़राब से भी और बद से बदतर हो गई, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि बिहार फूड क्राइसिस क्या था। बिहार में फूड क्राइसिस, वो बिहार में कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेकर नहीं, बिहार में जो आया था फेमाइन। तो वहाँ पर जो मानसून फेलियर हो गया, उसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, पूरी फसल उनकी बर्बाद हो गई। जो उनका नियरली जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर जो बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर लास्ट ईयर से जो उसका लास्ट जो ईयर था उससे पहले जो ईयर था, तो उस ईयर के कंपेरेटिवली वहाँ पर 50% प्रोडक्शन या आउटपुट थी। अगर लास्ट ईयर वहाँ पर जितनी प्रोडक्शन थी उसमें से आधी प्रोडक्शन वहाँ पर हो रही थी बिहार में। तो दैट्स वाई बिहार के में क्या था कि फूड शॉर्टेज हुई, और फूड शॉर्टेज की वजह से क्या था, वहाँ पर 34% जो नंबर ऑफ़ डेथ्स रिकॉर्ड की गई। जो किसी कंट्री या किसी स्टेट में एक नॉर्मल डेथ रेट होता है, उसको उस डेथ रेट से 34% ज़्यादा वो डेथ रेट है वो बिहार में उस टाइम का रिकॉर्ड किया गया। और बिहार में और भी प्रॉब्लम, और जिस सिर्फ प्रॉब्लम बिहार की नहीं है, बिहार के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो पूरे इंडिया में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, बट बिहार में वो प्रॉब्लम क्राइसिस में कन्वर्ट हो गई, तो वहाँ पर फूड क्राइसिस हो गया। तो इसकी वजह से बिहार में क्या हुआ, बिहार में एक तो फूड शॉर्टेज, फूड क्राइसिस हो गया, देन वाइड स्प्रेड मेल न्यूट्रिशन। जो छोटे बच्चे हैं उनका में जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था। और वहाँ पर जो बिहार में जो पर कैपिटा कैलोरीज होती है, एक पर्सन को मिनिमम कितनी कैलोरी चाहिए,
200 2200 पर कैपिटा जो कैलोरी चाहिए मिनिमम, तो वो बिहार में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, वो 1200 पे आ गई। सिर्फ 1200 पर पर्सन जो कैलोरी मिल रही थी, डाइट मिल रही थी, मीन्स नियरली 50% जो मिनिमम होनी चाहिए उसका। तो इस टाइप से जो बिहार में एक डेथ रेट हमने डिस्कस किया, बिहार में डेथ रेट कितना हायर लेवल पे चला गया था, ठीक है। उसके बाद फूड शॉर्टेज को डिस्कस कर लिया, मेलन्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या क्या मेजर इसके लिए, क्या क्या इसके लिए स्टेप्स लिए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट इस टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए। फर्स्टली इंडियन गवर्नमेंट ने अदर कंट्री से, दूसरी कंट्री से जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए लार्ज क्वांटिटी में, लाइक यूएसए से हमने बहुत सारा जो फूड ग्रेन है वो इंपोर्ट किया। सेकेंडली इंडियन गवर्नमेंट ने अपील की टू द अदर नेशन, दूसरी कंट्रीज़ को अपील की कि वो इंडिया की हेल्प करें। तो इससे फूड क्राइसिस में इंडिया की हेल्प बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली पर्टिकुलर उसमें आई अमेरिका ने इंडिया की हेल्प की और इंडिया को लार्ज क्वांटिटी में जो हेल्प दी गई बाय द अमेरिका। थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट का जो थर्ड स्टेप था इस डील को सिचुएशन को डील करने के लिए, तो वो था कि इंडियन गवर्नमेंट के जो 5 ईयर प्लान थे, जो 5 साल के लिए इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। 1966 में थर्ड 5 ईयर प्लान ऑलमोस्ट जो उसका टर्म थी पूरी हो रही थी अप्रैल 1966 में, तो उस टर्म को सस्पेंड कर दिया गया कि अब नेक्स्ट जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, हम जब हमारी सिचुएशन इंडिया में फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उनकी प्रायोरिटी क्या थी? अब उनकी प्रायोरिटी थी कि हम एनुअल प्लान्स लॉन्च करेंगे। 5 ईयर प्लान्स की बजाय 5 ईयर प्लान 5 साल के जो प्लान थे उनकी बजाय हम एनुअल प्लान्स लॉन्च होंगे कि 1 साल के 3 प्लान लॉन्च किए जाएंगे, तो उस टाइप से, ताकि जो रैपिडली जल्दी से उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। और लास्ट इंडियन गवर्नमेंट ने एक वास्ट प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। वो प्रोपोगंडा क्या था कि ग्रोइंग मोर फूड, कि ज़्यादा फूड, वो जो फूड ग्रेन्स हैं उनको ग्रो करो, और वेरियस मीन्स इसके लिए बहुत सारे साधन इसके लिए यूज़ किए गए। तो ये थे इंडियन गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब जितों के गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे, स्टेप्स मीन्स लोगों को जो विलेज लेवल पे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई गई। तो यहाँ पर हमने सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए हमने कुछ दूसरी कंट्रीज़ के प्रेशर में आके, बिकॉज इंडिया का जो जिससे हमने हेल्प ली थी अमेरिका उस टाइम इंडिया का एक ओपोनेंट था, मीन्स इंडिया और यूएसए का रिलेशन ज़्यादा स्मूथ नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो इसलिए क्या यूएसए ने इंडिया के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर था कि हम कैसे अमेरिका के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंस है वो कम करें, बिकॉज अमेरिका से जो वीट्स या राइस वगैरह परचेज कर रहा था वो काफ़ी हाई रेट, उसके लिए काफ़ी जो हाई रेट्स हैं वो चार्ज किए जा रहे थे बाय द अमेरिका। उस चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए अब इंडिया को एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी चाहिए थी, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर पर एक पॉलिसी जो अडॉप्ट की, तो उसमें इस चीज़ को इंश्योर करना था कि फूड सफिशिएंसी को, कि इंडिया में फूड सफिशिएंसी हमने करनी है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो पुरानी थी उनको फॉर अ टेम्परेरी टाइम उनको सस्पेंड कर दिया और न्यू जो प्रोडक्शन पॉलिसी थी वो लॉन्च करी गई। अब इसमें क्या था कि इंडिया की जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें क्या था कि जो फार्मर्स जो जिन एरियाज़ में प्रोडक्शन कम होती है तो वहाँ पर फार्मर्स को सपोर्ट मिलती थी बाय द गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी वेरियस मीन्स, उनको कुछ चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, लाइक सब गवर्नमेंट ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी है उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने एक अच्छी जो पॉलिसीज जो लोगों को ऑफर की है, गवर्नमेंट ने अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, जो HYB जो सीड्स हैं वो अच्छी वैरायटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए, फर्टिलाइजर्स ऑफर किए उनको, पेस्टिसाइड्स उनको, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी, उनको हाईली सब्सिडाइज प्राइसेस पे ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई ताकि फार्मर्स जो प्रोडक्शन है वो अपनी इंक्रीज़ कर सके। तो उसके लिए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ फार्मर्स को, बहुत सारी हाईली सब्सिडाइज चीज़ें दी, सब्सिडी दी, तो उसका रिजल्ट था कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन ऑक्टर हुई। उसी का रिजल्ट था कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमें देखने को मिली। अब इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट इसमें क्या क्या चेंजेस आए,
तो उसके बाद अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो उसको एक बूस्ट मिला। बूस्ट मीन उसको एक उसकी इंक्रीज जो उसकी इंक्रीमेंट था, जो उसकी फसल की प्रोडक्शन थी, उसमें एक बड़ा एक जंप किया इंडियन जो फार्मर्स ने। जिन फार्मर्स को पहले एक एकड़ में से उनका 10 क्विंटल हो रही थी अगर उनकी वीट, तो वो 15 क्विंटल या 17-18 तक चली गई। तो उनकी पहले से जो प्रोडक्शन है वो नियरली डबल हो गई। अब इसकी रिजल्ट कुछ और भी था कि एक तो हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, और पैरेलली कुछ और चीज़ें चल रही थी। गवर्नमेंट ने दूसरे जो ऑक्यूपेशन थे लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशरीज़ है, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो उन चीज़ों पे भी सब्सिडी जो प्रोवाइड करवाई ताकि मैक्सिमम जो इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मोटिव से गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग का रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन हुई। और फिशरीज़ की वजह से इंडिया में क्या आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया। जो फिशिंग है, जो मच्छी पालन है, उसकी वजह से इंडिया में आया ब्लू रेवोल्यूशन आया। और जो वाइट रेवोल्यूशन था वो डेयरी फार्मिंग में जो एक सरप्राइजिंग प्रोडक्शन हुई, इसकी मिल्क की प्रोडक्शन सरप्राइजिंग इसमें इंक्रीमेंट आया, तो वो वाइट रेवोल्यूशन था। ब्लू रेवोल्यूशन फिशिंग से रिलेटेड है। तो इंडिया में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था, ऑब्वियस है अब जब उनकी इनकम उनकी इंक्रीज़ हो रही है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अप हो रहा था। तो अब इंडिया की जो प्रोडक्शन राइस और वीट में प्रोडक्शन है उसके ऊपर लोगों ने स्पेशली फोकस किया, राइट। और साथ साथ उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स को भी ग्रो करना शुरू कर दिया। कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसको कल्टीवेट किया, जैसे वेजिटेबल्स जो है, सनफ्लावर है, तो उसको तो मीन्स के लोगों ने एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया। जो इंडियंस थे पहले वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस, अब एग्रीकल्चर के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया। एग्रीकल्चर के साथ उन्होंने हॉर्टिकल्चर को भी अपना एक पार्ट बना लिया, पार्ट ऑफ कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर इसमें आ गया, तो उसमें बी कीपिंग है, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ हो गया, और फ्लोरिकल्चर हो गया। फ्लोरिकल्चर मीन्स फूलों की खेती। तो इंडिया में जो लग रहा अब इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी उसमें और जो उसके कल्टीवेशन में कुछ और चीज़ें ऐड हो गई, तो वो थी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर जैसे। तो इस टाइप से तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल है कि वाइट रेवोल्यूशन की, वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में कैसे ऑकर्ड हुई, कैसे हुई वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन की जो स्टोरी है तो वो गुजरात में एक छोटा सा टाउन था आनंदा टाउन में वर्गीज़ कुरियन क्या करते हैं, वो अपना एक प्लांट सेटअप करते हैं। और वो प्लांट सेटअप करते हैं तो उसके ओनर, तो उस जो प्लांट को सेटअप किया गया इसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं था। इसके सभी जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स इसमें होंगे, जो भी इसमें सप्लाई करेंगे मिल्क, उसमें सप्लाई करेंगे, वो सब लोग इसके ओनर्स होंगे। तो इसमें नियरली 25 लाख इसके 25 लाख लोग हैं इसके जो कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग के सोसाइटी के मेंबर थे, जिसको स्टार्ट किया था वर्गीज़ कुरियन ने। कंसेप्ट किसका था, वर्गीज़ कुरियन। सो दैट्स वाई उसका हमने निकनेम हम उसको देते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अगर कोई फर्स्टली कोई मिल्क में जो इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन उसकी हुई, जो उसमें एक नया आइडिया लेके आया, तो वो था वर्गीज़ कुरियन। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो डेयरी फार्मिंग कहाँ से शुरू हुआ, जब कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग का कंसेप्ट कहाँ शुरू हुआ, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से, आनंद टाउन से, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह सोसाइटी में क्या चेंज आया, इकोनॉमिकली लोगों को में के इनकम के में क्या, और उन लोगों की जो सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस या क्या क्या चेंजेस नोट किए गए। फर्स्टली इंडिया की जो फूड ग्रेन्स की ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिया में फूड शॉर्टेज थी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। सेकंड, इंडिया में जो मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक्स से खेती करनी शुरू कर दी इंडिया के जो फार्मर्स थे। थर्ड, इंडिया की प्रोडक्शन में 30% इंक्रीज़ हो गया। जो इंडिया की प्रोडक्शन है वो 30% उसमें इंक्रीज़ हो गया, जो उसकी फूड शॉर्टेज थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट जो कब एग्रीकल्चर जो डे बाय डे एक लॉस प्रोफेशन बन गया था, टोटली लॉस का प्रोफेशन बन गया था, उसको अब वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो चुका था। तो ये भी कब इसका जो सिनेरियो टोटल चेंज हो उसका, एग्रीकल्चर से जो फार्मर थे अब उनके लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जो एग्रीकल्चर से जुड़ के काम कर रही थी, उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हम उसको बोलते हैं। तो उसमें पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री आ गई, यूरिया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं। तो उस टाइप की जो न्यू जो इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई इंडिया में, डेवलप हुई। और बड़े बड़े जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ लाइक बाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड जो डैम, टेहरी डैम, बहुत सारे जो डैम्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए ऑल ओवर द इंडिया।
तो ये भी रिजल्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन का ही रिजल्ट था। देन इंडिया की जो फॉरेन करेंसी का रिज़र्व, इंडिया के पास एक बड़ा रिज़र्व हो गया, बिकॉज जब जैसे देखो इंडिया ने राइस और व्हीट अमेरिका से परचेज़ कर रही है, तो अमेरिका उसको एक अपनी मनमर्जी का रेट पे इंडिया को बेचता था। तो उसके लिए इंडिया को जब राइस और व्हीट परचेज़ करने के लिए जो पैसा खर्च करना था, जो फॉरेन करेंसी, तो अब वो इंडिया के पास सेविंग थी। तो नेक्स्ट इनसे उस सेविंग से इंडिया क्या करता है, उस सेविंग से इंडिया अपने जो कर्जे दूसरी कंट्रीज से हमने लिए, या दूसरे वर्ल्ड बैंक से, दूसरी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से कर्जे लिए हुए थे, वो डेट हम उतार सकते थे। देन नेक्स्ट इसमें चेंज आया कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो काफ़ी चेंज हो गया। तो वो अपनी डेली जो नीड्स हैं उनकी वो पूरी हो रही हैं उनकी। वो मोटरसाइकिल्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन जो इंडिया में 1960-70 से पहले ना के बराबर थी, वो चीज़ें इंडिया में अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं। बिकॉज इंडिया जो फार्मर्स हैं, जो कॉमन उनका जो जैसे जैसे इनकम उनकी अप हुई, उन लोगों ने इन चीज़ों को उनके लिए अफोर्डेबल होगी। एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के? पॉलिटिकल इसका जो इम्पैक्ट इसका आया, तो वो इंक्रीज इन द रीजनल इम्बैलेंस। एक तो इंडिया में जो रीजनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना, जो रीजनल इम्बैलेंस से छोटे और बड़े जो में जो गैप था, रीजनल जो इंक्रीज इन द रीजनल इम्बैलेंस, तो उसमें क्या था कि इंडिया में कुछ रीजनल इम्बैलेंस हो गया। मीन्स जो सिर्फ जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई होप सबको पता ही होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, सिर्फ इस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी राइस व्हीट की। रेस्ट ऑफ द इंडिया, पूरे बाकी इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट इसका नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। इसके वजह से क्या हुआ, तो इस एरिया के फार्मर थे तो उनको तो काफ़ी उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उनकी इनकम भी डबल होगी, बट बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया उनकी जो इनकम, तो उसके बीच एक रीजनली इम्बैलेंस हो गया पूरा। बाकी इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो उस टाइम तक भी स्ट्रगल कर रहे थे। सेकंड, फर्दर इंक्रीज इन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर्स। ऑब्वियसली जो कुछ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, कुछ को नहीं हुआ। किसको बेनिफिट हुआ? जो फार्मर्स ऑलरेडी रिच थे, जो ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं, जो पेस्टिसाइड्स अफोर्ड कर सकते हैं। जो फार्मर्स पेस्टिसाइड और ट्रैक्टर परचेज नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं था। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, तो उसकी वजह से इंडिया में एक मिडिल क्लास मर्ज हुई। पहले इंडिया में सिर्फ 1967 से पहले दो क्लास थी, एक अपर क्लास या मिडिल या लोअर क्लास, पुअर और रिच। बट इससे क्या हुआ, इससे कुछ लोगों ने लोन्स वगैरह बैंक से लोन लेके, या किसी अपने सर्कल में से उन्होंने लोन अरेंज करके उन्होंने जो ट्रैक्टर्स ले लिए, या उन्होंने पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर ली, और उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो इससे एक क्लास मर्ज होगी, मिडिल क्लास। तो इसको हम मिडिल क्लास में काउंट करते हैं 5 to 15 एकड़, 5 एकड़ से लेके 15 एकड़ तक जिनके पास लैंड थी, उन लोगों का मर्ज हुआ, तो उसको हम एज ए मिडिल क्लास। थर्ड, और इसमें लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन्फ्लुएंस आया कि लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहता कि अब इंडिया में रिच और पुअर का गैप है जो डे बाय डे वो और ज़्यादा हो रहा था। तो उस चीज़ का जो बेनिफिट था, उस चीज़ को हाईलाइट किसने किया? लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी। किसान ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे स्टेट में। उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सस्पेंशन ऑफ द 4th 5-year प्लान। जो 4th 5-year प्लान हमने इंडिया में लॉन्च करना था 1966 अप्रैल में लॉन्च होना था, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन के एक रैपिड काम करने के लिए, तो ये सस्पेंड कर दिया गया। तो इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का ही इम्पैक्ट था कि 4th 5-year प्लान है जो इम्पैक्ट सस्पेंड किया गया। एरा ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो इस एरा में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो थी, अब देखो कुछ लोगों में उनकी प्रोडक्शन डबल हो रही है, कुछ लोग फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा। तो इस टाइप से जो कुछ स्टेट्स हैं वो डिससेटिस्फाई थी स्टेट सेंटर से। तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे नहीं थे रहे इस टाइम में, 1967 से लेके 70s तक। तो उसमें 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गई, कांग्रेस की दो पार्टीज़ बन गई, कांग्रेस ओवर आई। देन कांग्रेस में कुछ और जो प्रॉब्लम्स आई, तो इसी टाइम में एक बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गरीबी हटाओ का स्लोगन रेज किया गया। तो उसमें स्टेट, सेंटर और स्टेट में जो कंट्रोवर्सी चलती रही,
उसके बाद लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया में जो डेवलपमेंट का जो लेवल था वो काफ़ी लो लेवल पे चला गया था। मीन्स जो इंडिया के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जो इतने भी सेक्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउन हो गई थी, डिग्रेड हो रही थी। सो द लास्ट टॉपिक था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में, तो उसमें हमने डिस्कस किया फूड शॉर्टेज इन बिहार एंड ऑल ओवर द इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हुई इंडिया में, फोर्थ 5 ईयर प्लान को सस्पेंड क्यों किया गया, उसके इम्पैक्ट क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के इम्पैक्ट मिलेंगे, कि सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट, दीज आर पॉजिटिव, और जो पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, दीज आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। So this is the whole analysis of the topic. Log off.